हेलो, चलिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी पर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्लास 11th की एनसीईआरटी का मतलब फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पाचन और अवशोषण। तो इसके अभी तक हमने जो है 9 लेक्चर जो है पढ़ लिया है। आइए आज हम क्या करेंगे, इसका 10वां जो है पार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास अब 10 के बाद मतलब 2 और 11 और 12, उसके बाद आपका डाइजेशन पूरी तरीके से एकदम अच्छे से व्यवस्थित ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि अभी तक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम लोग पढ़े हैं कि कितनी हमारे पास होती है, क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स ना 3 पेयर। उसके बाद हमारे पास सीधे हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मतलब आमाशय की ग्रंथियाँ, मतलब पेट में पाई जाने वाली हमारे पास जो ग्रंथियाँ होती हैं ना, वो चीज़ें हमको मिलती हैं। चलिए, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लीवर पढ़ चुके हैं, लीवर के बारे में भी आपसे बात हो चुकी है। और उसके बाद आज हम बात करेंगे अपनी 2 और ग्रंथियों के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, पेनक्रियाज ना, और क्या है हमारे पास जो म्यूकोसा होती है। आपको पता है कि हम कहाँ, ओइसोफेगस से लेकर के पूरा एनस तक, ओइसोफेगस से लेकर के पूरा एनस तक हमारी एलिमेंट्री कैनाल में क्या होती है, 4 लेयर्स पाई जाती हैं, मतलब 4 लेयर पाई जाती हैं। पहली लेयर को जो सबसे बाहर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम सेरोसा कहते हैं। सेकंड वाली हमारे पास मैस्कुलरिस होती है, जो कि 2 भागों में डिवाइड होती है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। और थर्ड मोस्ट इनर हमारे पास क्या होती है, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में एक ग्रंथि पाई जाती है जो कि डिओडेनम के सब म्यूकोसा में पाई जाती है, जिसे हम ब्रुनर्स ग्लैंड कहते हैं। वो भी क्या करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है, मतलब हमको क्या है, ताकि म्यूकस निकले और हमारे एलिमेंट्री कैनाल को जो है चिकना बनाती है, अन्य चीज़ों से, एसिड और बेस से उसकी रक्षा करती है, तथा भोजन आसानी से खींच सकते हैं। जैसे हम लोग लुब्रिकेंट्स का प्रयोग, स्नेहक का प्रयोग करते हैं कि आसानी से आगे की तरफ क्या है, पेरिस्टालसिस हो सके, खिसक सके, इसलिए। और उसके बाद जो हमारे पास इनर मोस्ट लेयर है, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का लूमेन बनाती है। लूमेन का मतलब ये जैसे छिद्र, क्या है, अंदर का ये जो छिद्र है ये लूमेन बनाती है। मान देखिए, यहाँ उंगली मुड़ी है, यहाँ मुड़ी, यहाँ मुड़ी, यहाँ मुड़ी, यहाँ मुड़ी, तो ये हमारे पास क्या है, म्यूकोसा है। और यही क्या है, म्यूकोसा ही जो है क्या करती है, हमारे लूमेन बनाती है एलिमेंट्री कैनाल का। तो यहीं से भोजन ऐसे हमारा जाता रहता है। बाकी सब हमारे पास 3 वैसे हो गई हैं, बाहर वाली सेरोसा, मैस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो म्यूकोसा में क्या है, जगह जगह पे फोल्डिंग पाई जाती है, जगह जगह पे वो अपना शेप बदलती है, जगह जगह पे वो अपना क्या है, आकार बदल रही है, रहने का स्ट्रक्चर बदल रही है, म्यूकोसा लेयर अंदर वाली। तो जब पेट में ये बनाती है अपना, वो बनाती है स्ट्रक्चर, अलग तरीके से फोल्डिंग बनाती है ना, तो उसको हम लोग रुजेई कहते हैं। क्या कहते हैं, रुजेई कहते हैं। RUGAE, देखिए लिख दे रहे हैं कि क्या है, रुजेई। ये सब टर्म कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे कि रुजेई क्या होता है। तो हम क्या कहेंगे, म्यूकोसा लेयर जो है, म्यूकोसा लेयर ना, म्यूकोसा लेयर फॉर्म दिस स्ट्रक्चर इन स्टमक। मतलब जो पेट में हमारे क्या है, म्यूकोसा स्ट्रक्चर बनाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रुजेई कहते हैं। एक कॉमन भाषा में और लिख देते हैं, ये क्या होता है, हमारे पास फोल्डिंग ऑफ म्यूकोसा, फोल्डिंग ऑफ म्यूकोसा इन स्टमक, मतलब पेट में म्यूकोसा हमारी जो है, जो फोल्डिंग बनाती है, उसी को हम लोग रुजेई कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रुजेई कहते हैं। अब वही जो है आगे चल करके क्या है, म्यूकोसा जब हमारी आंतों में पहुंचती है, मतलब छोटी आंत में ना, तो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन और क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आती है तो वहाँ भी वो बहुत सारी फोल्डिंग करती है, बहुत सारी फोल्डिंग करती है। उन फोल्डिंग में हमारे पास क्या बनते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का मतलब बिलाई, उंगली नुमा स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, इसे उठा रहता है बिलाई, और बिलाई के ऊपर क्या है, पाए जाते हैं माइक्रोबिलाई। लेकिन जो बिलाई का बेस होता है, देखिए मेरे ये फिंगर्स देखिए यहाँ पे, ऐसे जैसे ये बिलाई हो गई, ये बिलाई हो गई, ये बिलाई हो गई, ये बिलाई हो गई, तो यहाँ पे ये जो लास्ट यहाँ उनके बेस पे ना हमारे पास लैक्टियल्स ग्लैंड भी पाई जाती हैं।
और हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल पाई जाती है जिसको हम क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन कहते हैं। क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन कहते हैं, ज़रूर याद रखिएगा, क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन। तो यही क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन, यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन, क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन। ये क्या है? ये फोल्डिंग ही है किसका? वही म्यूकोसा का, लेकिन जब इंटेस्टाइन में बनता है तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे? फोल्डिंग ऑफ म्यूकोसा, फोल्डिंग ऑफ क्या है? म्यूकोसा लेयर, फोल्डिंग ऑफ म्यूकोसा लेयर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जो हमारे पास फोल्डिंग पाई जाती है म्यूकोसा लेयर की, वही क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन बनाता है। और यही क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन हमको क्या है? इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करता है। इंटेस्टाइनल जूस का मतलब जिसको हम सक्कस एंटेराइकस कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस क्या? जो डाइसैकेराइड्स में काम आता है, डाइसैकेराइड्स में काम आता है। पॉलीसैकेराइड तो क्या होता है? टूट जाता है हमारे पास किसके द्वारा? पेनक्रियाटिक जूस के द्वारा। उसके बाद जो डाइसैकेराइड्स बनते हैं उस पर ये क्या है? हमको यही सक्कस एंटेराइकस जूस जो निकालता है, किसको हम कहते हैं? इंटेस्टाइनल जूस, वही जो है पूरी तरीके से भोजन को पचा देता है। तो हम लोग आपको बता चुके हैं कि क्या होता है हमारे पास। याद रखिएगा कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल माउथ कैविटी से लेकर एनस तक होता है, मतलब पीछे तक जो हमारे पास गुदा द्वार होता है, जिसको एनस कहते हैं, गुदा जो मल द्वार होता है, जहाँ से हम लोग लैट्रिन वगैरह करते हैं, ठीक वहाँ तक है। तो ओइसोफेगस से लेकर के हमारे पास, आइए थोड़ा पार्ट देख लेते हैं, कितने पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के साथ। देखिए सबसे पहले माउथ के बाद फेरिंग्स को हम लोग ग्रसनी कहते हैं, फिर ओइसोफेगस जो यहाँ से यहाँ तक है जिसको हम लोग ग्रसिका कहते हैं, 3 पार्ट हो गया। फिर हमारा स्टमक आता है ना, स्टमक हमारा चौथा पार्ट हो गया एलिमेंट्री कैनाल का। स्टमक के बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, 5वां स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या है? छठा हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास 7वां क्या है? वही हमारे पास हमारा एनस है ना। तो चलिए, इसीलिए हम कहते हैं कि 7 बहुत ही अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है, और 7 को लोग लकी मानते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होती है, 7 हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट भी हुए। इंद्रधनुष में मतलब रेनबो में भी 7 कलर होते हैं। हम लोग बच्चों को भी 7 सब्जियां, 7 फलों और 7 फूलों के जानवरों के नाम याद करवाते हैं। 7 मूल राशियां भी होती हैं ना। कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होते हैं? वो भी 7 ही होते हैं, हमने आपको बता चुका है। देखिए अभी आपको दिखा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट या लिपिड, क्योंकि दोनों एक दूसरे के छोटे भाई हैं ना। न्यूक्लिक एसिड हो गया, हम लोग लेते हैं मिनरल्स, विटामिन और वाटर, ये भी कितनी हुई? 7 ही हुई है। तो ये भी हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल के भी 7 पार्ट होते हैं। तो हम लोग इसमें सब पढ़ चुके हैं कि हमारे पास क्या होता है, किस तरीके से होता है, हम आपको बता चुके हैं कि स्टमक में 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। फेरिंग्स में कोई पार्ट नहीं है, ओइसोफेगस में कोई पार्ट नहीं है, लेकिन जब स्टमक में आते हैं 3 पार्ट होते हैं। और आपने 4 पार्ट देखा होगा, सॉरी मैंने पिछली वीडियो में 4 पार्ट बताया। तो जो मेन बॉडी है, पहले मेन बॉडी नहीं लिखा जाता था, अब उसी को मेन बॉडी भी लिख दें कि जो पूरा का पूरा आमाशय है उसी को हम मेन बॉडी लिख दिए हैं। पार्ट उसके 3 ही हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं जिसको हम डिओडेनम, जिजेनम और इलियम कहते हैं, ठीक। और उसके बाद हमारे पास क्या बचता है? लार्ज इंटेस्टाइन आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास कितने पार्ट हैं आपको हम ये भी बता चुके हैं। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास पहले क्या है? सीकन, फिर क्या है? कॉलन, फिर क्या है? रेक्टम। कॉलन के भी 3 पार्ट होते हैं ना, असेंडिंग ऊपर की तरफ, ट्रांसवर्स जो ऐसे गया क्षैतिज, और नीचे की तरफ डिसेंडिंग कॉलन है, ठीक है। कॉलन के बाद हमारे पास रेक्टम आता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और उसके बाद एनस। एनस क्या है? लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, लेकिन वो क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं, वो पूरा एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है, वो भी लास्ट वाला। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो हम कहेंगे माउथ कैविटी, एंड सेकेंड पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल तो कहेंगे क्या? एनस कहेंगे। तो हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में पूरा पढ़ चुके थे, आपका रिवाइज भी करवा दिए। अभी हम पढ़ाने के बाद, अब जब हम पाचन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वो पाचन एक बार में हो जाएगा, और एक बार में क्या होता है हमारे डाइजेशन से संबंधित जो डिजीज़ हैं उसके पर ध्यान देंगे, और पूरा का पूरा चैप्टर आपको 10 से 15 मिनट में रिवाइज करवा देंगे। इसीलिए इसको इतना बेस से, इतने अच्छे से बताया जा रहा है। तो प्लीज़ आप भी रिक्वेस्ट है आपसे
कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने विचार हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि हमको और क्या करना चाहिए, या आपकी वीडियोज़ जो है हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। दोस्तों से भी जो है सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। रेड बटन से जो है रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसको आप दाबेंगे तो एक घंटी आएगी, घंटी पे फिर क्लिक करिए तो 3 ऑप्शन आएंगे और सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो आल वाला है उसको दबा दीजिए। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही कोई वीडियो हमारी अपलोड होती है आपको तुरंत आपके जो है मैसेज चला जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप देख लीजिए, आपको नोटिफिकेशंस मतलब सूचना मिल जाएगी। और इसमें कोई भी शुल्क नहीं लगता, कोई भी पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन जिस चैनल वाले को थोड़ा सा फ़ायदा होता है कि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो वीडियो और अच्छे से देखी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता चुके हैं क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम लोग पूरा का पूरा सैलिवरी ग्लैंड्स देख चुके हैं। उसमें कितनी ग्रंथियाँ थी? 3 पेयर, जिसको पैरोटिड कहते हैं, वो चिक में थी। पैरोटिड पार्ट सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलस बिलो दो यहाँ लोअर जॉ। अब सब लिंगुअल ये जीभ के नीचे होता है। तीनों का काम क्या था? सलाइवा को निकालना। सलाइवा दिन भर में 1 से 1.5 लीटर निकलता है, जिसमें क्या सैलिवरी एमाइलेज पाया जाता है, तो 30% स्टार्च का डाइजेशन कर देता है। और लाइसोजाइम पाया जाता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो खाद्य पदार्थों में इन्फेक्शियस एजेंट हैं उनको मार देता है, ठीक। तो अब हम आगे आते थे कि क्या हो गया हमारे पास। हम लोग स्टमक भी पढ़ चुके हैं। स्टमक मतलब जिसको आमाशय की ग्रंथियां, जिसको आयुर्वेद की भाषा में जठर ग्रंथियां कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जठराग्नि, जठर की ग्रंथियां जो अग्नि निकालती हैं। एलोपैथ में बताया जाता है ऐसा कि वो क्या कर रही हैं, वो क्या करती हैं, एंजाइम्स को निकालती हैं। आपको पता है कि हमारे पास म्यूकस नेक सेल होती हैं जो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। पेप्टिक सेल, चीफ सेल या जाइमोजन सेल जिसे कहते हैं, जो पेप्सिन क्या है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करता है। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करता है। जो हमारे पास तीसरी हमारे पास सेल्स होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। क्या है? ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं ना। और वही हमारे पास सेल्स HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करते हैं। तो HCl क्या करता है? पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में बदल देता है। और कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या है, स्मॉल क्या लाइपेजेस भी पाए जाते हैं अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में लाइपेजेस भी। और पता है कि बच्चों के जो है पेट में वही जो पेप्सिनोजन हमारे पास सेल्स होती हैं ना, क्या करती हैं? प्रोएंजाइम्स जो पेप्सिनोजन है चीफ सेल या पेप्टिक सेल से निकाली जाती हैं, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनिन का भी सिक्रेशन करती हैं। बच्चा जब 7 साल से कम का होता है, क्योंकि बच्चे की जो दूध की प्रोटीन है पचाने के लिए रेनिन काम करता है, और जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो वही काम पेप्सिन करने लगता है। तो कहने का मतलब कि जो दूध का प्रोटीन होता है केसिन प्रोटीन, उसको पचाने के लिए जो पेप्सिन और रेनिन आते हैं वो कहाँ से आते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। इसका मतलब है कि प्रोटीन का पाचन पेट में होता है। तो अब हमारे पास बची हैं केवल 2 ग्लैंड जिसको हम पेनक्रियाज कहते हैं, और उसके बाद पेनक्रियाज के बाद वही क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन। हम आपको क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन। तो चलिए इसी को कंटिन्यू थोड़ा सा आगे कर देते हैं और आज आपकी ये ग्लैंड्स क्या है समाप्त हो जाएगी। देखिए आपका रिवीजन भी बड़ी जल्दी से हो जाता है, बहुत ही फास्ट। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बड़े ही जल्दी बहुत ही सीधे से कम समय में, इसीलिए YouTube पे आते हैं। YouTube का मतलब होता है कि आपका समय कम लगे और चीज़ें आपको सीधे से याद हो जाएं। YouTube पे है कि आपको कोई खड़ा होकर बोलने वाला चाहिए और आप अच्छे से देखते और सुनते रहिए। इसी तरीके से पूरी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी हो जाएगी। तो चलिए अब हम बोले हैं कि हमको पढ़ना है क्या। हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? सैलिवरी ग्लैंड्स पढ़ चुके हैं ना, सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ चुके हैं हम लोग, अपना पढ़ चुके हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ चुके हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब आमाशय की ग्रंथियां पढ़ चुके हैं। हम लोग लीवर पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। लीवर बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में सारी चीज़ आनी चाहिए। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? पैनक्रियाज। क्या पढ़ेंगे? पैनक्रियाज पढ़ेंगे। और उसके बाद लिवर कुहन, जिसको कहते हैं लिवर कुहन, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन। तो हमको ये अपना चौथा और ये 5वां पढ़ना है। तो आइए हम डालते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हिंदी में हम लोग कहते हैं अग्नाशय।
और क्या होती है पेनक्रियास? पहली बात तो होती है क्या? मिक्स्ड ग्लैंड। याद रखिएगा, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब हमारे पास है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। देखिए, हम आपको इस तरीके से बताने जा रहे हैं कि आपको ये भी पता चल जाए कि आखिर ग्रंथि होती क्या है। आखिर ग्रंथि होती क्या है? कुछ बच्चे जो हैं ग्रंथि को बोन समझते हैं, हड्डी समझते हैं। नहीं, वो हड्डी नहीं होता है, वो मस्कुलर फोल्डिंग होती है, मतलब मांसपेशियों की क्या होती है? बनी हुई संरचना होती है, जिसको हम लोग ग्रंथि कहते हैं। यहीं पे आपको हम दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए है कि आइए हम दिखा देते हैं। अब इसको हटाते हैं, क्योंकि हम आपको बोले अभी कि ये मिश्रित ग्रंथि है, मतलब इसमें इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो प्रकार की ग्रंथियाँ दोनों पाई जाती हैं। तो ये होती है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स को कहते हैं ग्रंथि। ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? ग्रंथि। ये क्या होती है? मस्कुलर होती है, मांसपेशियों से बन के बनी होती है। मस्कुलर क्या है? मस्कुलर होगी ना, ब्लड वेसल्स वगैरह सारे होंगे, मतलब ये हड्डी नहीं होती है। तो ये हमारे पास ग्रंथि कितनी प्रकार की पाई जाती है? ये ग्रंथि दो प्रकार की होती है, जिसको पहला हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्रंथि। एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। हिंदी में इसको कहते हैं क्या? बहिस्राव ग्रंथियाँ। क्या है? देखिए, मेरा अगर हिंदी थोड़ा सा गलती हो जाता है तो ध्यान दीजिएगा, बताइएगा। बहिस्राव ग्रंथियाँ। बहिस्राव ग्रंथियाँ का मतलब है हमारे पास, आगे चलिए हम देखते हैं। और एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। चलिए, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये दो प्रकार की होती हैं। हमारे पास ग्रंथियाँ ग्लैंड्स जो हैं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और इंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम बहिस्राव ग्रंथियाँ कहते हैं और इंडोक्राइन को हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। हमारे पास जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो सबसे पहले इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि वो क्या निकालती हैं? डाइजेस्टिव जूस निकालती हैं। वो क्या निकालती हैं? डाइजेस्टिव जूस निकालती हैं। डाइजेस्टिव जूस निकालती हैं। डाइजेस्टिव जूस का मतलब है पाचक रस। क्या है? पाचन वाला रस। क्या है? पाचक रस निकालती हैं। इसी डाइजेस्टिव जूस को कॉमनली हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं, मतलब ये एंजाइम्स निकालती हैं। यही बहिस्रावी ग्रंथियां ही हमारे पास क्या है? ये आँखों से जो आंसू आता है, टीयर है, यही हमारे पास क्या है? मिल्क निकालती हैं। यही हमारे पास क्या है? सीबम निकालती हैं। क्या है? सीबम निकालती हैं ना, सीबम निकालती हैं। जो हमारे पास सीबम वगैरह होता है, तो कहने का मतलब जो पाचक रस निकालती हैं वो, जो एंजाइम्स निकालती हैं वो, क्योंकि पाचक रस स्पेशली एंजाइम ही होते हैं ना। आंसू निकालते हैं, हमारा मिल्क निकालते हैं, सीबम निकालते हैं, और हमारा स्वेट। क्या है? स्वेट ना, स्वेट निकालते। स्वेट मीन्स क्या होता है? पसीना। तो हमारे ये बॉडी से जो सब निकलता है ये एक्सोक्राइन ग्रंथियों का काम है। एक्सोक्राइन ग्रंथियों का काम है, याद रखिएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड बहिस्रावी ग्रंथियाँ जो डाइजेस्टिव जूट्स मतलब एंजाइम निकालती हैं, टीयर्स आंसू निकालती हैं, जो माँ के दूध निकलता है ना गाय भैंस से, वो एक्सोक्राइन ग्रंथियों का काम है, मतलब बहिस्रावी ग्रंथियों का। सीबम जो पिंपल्स आप फोड़ते हैं वो चावल जैसा निकलता है, व्हाइट मिल्क के सेबेसियस ग्लैंड होती है। क्या है? सॉरी, सीबम लिखे हम, सेबेसियस ग्लैंड होती है, वही सीबम ही होता है। तो हम क्या लिखेंगे? वो सीबम निकालती हैं ना। और सीबम के बाद हमारे पास स्वेट, हमारा जो पसीना है वो भी बहिस्रावी ग्रंथियों से ही निकलता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या है? स्पेशली हार्मोन्स निकालती हैं। हार्मोन्स निकालती हैं। इनको हम जो हार्मोन्स, वो ग्रंथियाँ जो हार्मोन्स निकालेंगे उनको हम क्या कहेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहेंगे, हार्मोन। और जो क्या होती हैं? ये सब निकालती हैं ना, जूस, रस निकालती हैं, एंजाइम्स निकालती हैं, टीयर, मिल्क ना, सीबम, स्वेट, वो सब क्या कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। तो अब इसको, जिसको आपको ये नोट करना होगा वो प्लीज़ नोट कर लेंगे, अभी थोड़ी देर तक लिखा रहेगा। तो हम आए कि मिक्स्ड ग्लैंड होती है। पेनक्रियास जो अग्नाशय होता है वो उसमें मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, क्योंकि इसमें क्या है? एक्सोक्राइन भी पाया जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी पाई जाती है ना, जो क्या निकालती है? एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अभी हम आपको बोलें कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालेगी,
ना एंजाइम्स को हम लोग जो बीकर कहते हैं हिंदी में, क्यों कि यही भोजन का पाचन करेंगे और क्योंकि इसी में क्या होती है एंडोक्राइन ग्लैंड भी पाई जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि भी पाई जाती है, जो क्या निकालती है हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, जो क्या करती है हार्मोन से निकालती हुए दिखा रहे हैं कि ये क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स निकालती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या निकालती है एंजाइम्स निकालते हैं। तो एंजाइम्स तो बहुत सारे हैं ना, एंजाइम्स तो बहुत सारे हैं। हम बोले हैं कि क्या होता है पेप्सिनोजन, जैसे हमारे पास क्या है ट्रिप्सिन है तो उसको कहते हैं पेप क्या होता है ट्रिप्सिनोजन होता है, कीमोट्रिप्सिनोजन होता है ना, डाइसैक्राइडेजेस जितना है कि जो पॉलीसैक्राइड को तोड़ के डाइसैक्राइड में बनाएगा, ठीक है, वो सब हमारे पास निकलते हैं। लाइपेजेस हैं, न्यूक्लिएजेस हैं, इसी को कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्या है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। आइए थोड़ा सा देखते हैं ये अभी आगे इसकी बात करेंगे पूरी तरीके से हम लोग। आइए तो ये क्या करता है दो तरीके के हार्मोन्स निकालता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है हार्मोन्स निकालती है, यहीं पे दो तरीके के केवल हार्मोन्स निकाला जाता है। पैंक्रियाज से ही निकलता है जिसको अग्नाशय कहते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। हमारे पास पहला क्या है अल्फा सेल्स, क्या है अल्फा सेल्स, और दूसरी क्या है बीटा सेल्स। तो अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन का करती हैं, क्या ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करती है, और बीटा सेल्स हमारे पास किसका करती हैं इंसुलिन का करता है। और इंसुलिन के बारे में तो आप सभी सुने होंगे, लेकिन ग्लूकागॉन के बारे में लोग कम सुनते हैं, लेकिन पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो सबको पता है। और नॉर्मली लोग भी इंसुलिन को जानते रहते हैं, क्योंकि जब उनको क्या होता है डायबिटीज़ होता है तो उसमें क्या कहते हैं डॉक्टर साहब कि इंसुलिन नहीं निकल रहा है। डायबिटीज़ दो तरीके का होता है, डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2। तो ये क्या करता है कि हमारे पास क्या है ये डायबिटीज़ टाइप 1 में जो इंसुलिन नहीं निकलता है तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग कहते हैं कि उनको डायबिटीज़ मतलब मधुमेह हो गया है। और अब मधुमेह को कम करना है तो क्या करते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। और ये इंजेक्शन क्या करता है ब्लड में से क्या है ग्लूकोज को कम कर देता है, नहीं तो यूरिन के माध्यम से उनका ग्लूकोज बाहर जाता रहता है। और वो जो ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में जाना चाहिए था, ब्रेन के जाना चाहिए था, अन्य जगह जाना चाहिए था, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो वो ब्लड में ही रह जाता है। उस ग्लूकोज का अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो उसके लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। और हमारी पैंक्रियाज की बीटा सेल्स ही इंसुलिन का स्राव करती हैं। इससे लिए हमारे ब्लड में जो ज़्यादा ग्लूकोज रहता है वो कहाँ पे चला जाता है कोशिकाओं में चला जाता है, ठीक है, हमारे हर जगह जहाँ उपयोग होता है वहाँ चला जाएगा, ब्रेन में क्योंकि ब्रेन 100% ग्लूकोज लेता है, 100% ग्लूकोज। सबसे फ्लेवर्ड फूड हमारे ब्रेन के लिए क्या है ग्लूकोज, पूरी बॉडी के लिए सबसे फ्लेवर्ड फूड क्या है ग्लूकोज ही है, लेकिन ब्रेन 100% अच्छा ग्लूकोज लेता है तो अन्य जगह वो चला जाएगा। लेकिन क्या है जब इंसुलिन ही नहीं निकलता तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो हम लोग क्या कहते हैं डायबिटीज़ हो गया है। तो कुछ डॉक्टर जो सुसाइड करते हैं, आपको यहाँ बताना तो नहीं चाहिए लेकिन एज ए टीचर आपको जानकारी रहे, क्योंकि जो लोग अपने से इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, तमाम चीज़ें लेते हैं, अगर वो इंसुलिन ज़्यादा ले लेते हैं तो सीधे सीधे ये इंसुलिन क्या करता है ब्लड में से ग्लूकोज को ही ख़त्म कर देता है। और ब्लड में ग्लूकोज अगर ख़त्म हुआ तो समझिए आपकी डेथ हुई, फिर मृत घोषित कर दिए जाते हैं, क्लिनिकल डेड। इसलिए क्या होता है हमारे पास 0.45 के आसपास से जो है 4 से लेकर 4.5 पर जो है 100 ml ब्लड ऑफ क्या होना चाहिए हमारे पास ग्लूकोज बॉडी में, रक्त में, कहाँ पे ब्लड में। तो इसलिए ज़्यादा इंसुलिन का इंजेक्शन भी नहीं लेना चाहिए, बहुत छोटा सा आता है। तो डॉक्टर जानता रहता है कि जब हम ग्लूकोज अधिक का इंजेक्शन लगा लेंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी ना, इस वजह से भी डेथ हो जाती है। तो ज़्यादा नहीं लगाने की ज़रूरत है पड़ती, बहुत मात्रा कम होता है। इसीलिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि भैया अपने से डॉक्टर मत बनिए, क्योंकि जिनको मधुमेह हुआ रहता है वो अपने से जो है इकट्ठा खरीद के लाते हैं और कोंचते रहते हैं दिन भर, आज अभी लगा लिए फिर लगा लिए फिर लगा लिए ना। तो उनको 24 घंटे में जो है 2-3 दिन में, कभी कभार तो ग्लूकोज 2-2, 3-3 दिन में एक बार लगाया जाता है इंसुलिन का, ठीक। तो लोग अपने से ज़्यादा लगा देते हैं तो फिर निपट जाते हैं। तो क्या है आइए, तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन वही करता है क्या, ये ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ाता है और ये ब्लड के ग्लूकोज को कम करता है, ठीक। याद रखिएगा कि ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड
ग्लूकोज लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, दिखा दे रहे हैं। और ये क्या है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ानी होती है तो ग्लूकागॉन निकलता है, और जब इंसुलिन है निकलता है तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। ठीक, तो एक्सोक्राइन पोर्शन हो गया, एंडोक्राइन पोर्शन हो गया, और ये क्या होता है, इसीलिए इसको पैनक्रियाज और अग्नाशय कहते हैं। चलिए हम थोड़ा सा आपको आगे ले चलते हैं, आगे दिखाते हैं। जिसको नोट करना होगा वो नोट कर लेगा। 1 मिनट और देख लीजिए। ग्लैंड्स क्या होती हैं, ग्रंथियां क्या होती है, या मस्कुलर होती हैं, मांसपेशियां होती हैं। ये क्या है, मांसपेशियां, जिसमें मांस भी और पेशी भी होगा। ये हड्डी नहीं होती हैं, ठीक है। लोग ज़्यादातर बच्चे समझ लेते कि हड्डी है, ग्लैंड्स मीन्स बड़ी कड़ी कड़ी हड्डी, ऐसा नहीं है। ठीक, ये 2 प्रकार की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन को बृहस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। वो क्या क्या सिक्रीशन करती हैं, डाइजेस्टिव जूस का, एंजाइम्स जो होते हैं, स्पेशली एंजाइम्स होते हैं, टीयर्स का, पसीने का, स्वेट का, सीबम का, मिल्क का और स्वेट का, पसीने का, इन सब का स्राव क्या है, बहिस्रावी ग्रंथियां करती हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियां केवल और केवल हार्मोन्स का स्राव करती हैं। आपको याद रखना पड़ेगा। आते हैं, इसीलिए हम बोले पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब मिश्रित ग्रंथि। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड भी पाई जाती है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी पाई जाती है। इसका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है हमारे पास, बहिस्रावी ग्रंथियां का जो भाग है पैनक्रियाज का, ये पूरा का पूरा क्या निकालती है, डाइजेस्टिव जूस, जिसमें एंजाइम होते हैं। इसके एंजाइम को, डाइजेस्टिव जूस को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। अब इसको देखो, इसको हटा के हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जिसको नोट करना होगा प्लीज़ वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। आइए हम आपको यहाँ दिखाएंगे, जो कि इससे जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है, जो एंजाइम से निकलते हैं, तो इसको कहा जाता है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस हमारे पास क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस। क्या लिखेंगे कि पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस को ही कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हर चीज़ को पचाने के लिए क्या होता है, एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो एक्सोक्राइन पोर्शन ही क्या है, एंजाइम्स निकालता है, और इसी को कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, पैनक्रियाटिक जूस को। क्योंकि इसमें हर तरीके के खाद्य पदार्थ को, हर तरीके के भोजन को पचाने के लिए क्या होता है, एंजाइम्स निकलते हैं। याद रखिएगा। एंडोक्राइन इसका पोर्शन क्या है, हार्मोन्स निकालता है। इसमें के एंडोक्राइन पोर्शन में, पैनक्रियाज के एंडोक्राइन पोर्शन में 2 तरीके की क्या होती हैं, पाई जाती हैं सेल्स। पहला अल्फा सेल्स, दूसरा क्या है, बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन को निकालता है और इंसुलिन क्या है, बीटा सेल्स इंसुलिन को निकालता है। ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इन्हेंस करता है, और ये क्या करता है, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है। ये इंसुलिन और चाहे ग्लूकागॉन जो हो, ये सब के सब क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। 51 अमीनो एसिड, आप यहीं पे भी सुन लीजिए कि जब 51 अमीनो एसिड क्या होता है, आप समझते हैं प्रोटीन का मोनोमर होता है। 51 अमीनो एसिड मिल करके तब इंसुलिन का क्या निर्माण करते हैं, तब इंसुलिन का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, नॉर्मली नहीं बन जाता है इंसुलिन, इसीलिए बहुत मेहनत वाली काम है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये पैनक्रियाज कहाँ पे स्थित होता है। चलिए इसको हटाते हैं। आप नोट कर लिए होंगे और हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताया जा रहा है, तो प्लीज़ आप भी अच्छे से देखिएगा। एक बार में अगर नहीं देख पाते हैं तो बार बार देखिए, वो तो यूट्यूब पे हमेशा रहता है। थोड़ा अभी देख लीजिए, थोड़ा बाद में देख लीजिए, लेकिन देखिए ज़रूर से पूरा, क्योंकि देखिए तभी चीज़ें समझ में आती। हर टीचर का, हर सर जी का अलग अलग मेथड होता है। जिसका आपको अच्छा लगता है आप कंटिन्यू देखते रहिए और समझते रहिए। आइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए। आओ हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, पैनक्रियाज कहाँ पे स्थित होता है। देखिए हम आपको एक रिंग बना रहे हैं। ये रिंग थोड़ा सा मेरा गोला वोला मान लो सही से नहीं बनेगा तो देख लीजिए, क्योंकि मार्कर जल्दी फिसल जाता है। चाक क्या होता है, चाक में बड़ी आसानी से बनता है, लेकिन चाक में इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि गड़बड़ हो जाता है। आइए, ये हमारे पास है।
तो हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये हमारे पास इस तरीके की हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कुछ। ये मान लो बस थोड़ा सा बताएं कि हमारी आहार नल का कुछ भाग है। आहार नल का मेरे एक छोटा सा भाग है जिसको हम यू शेप डिओडेनम पहले कहते थे। पुराने टाइम पे एनसीईआरटी में ही था, लेकिन जैसे जैसे हम बताते हैं ना हमारे ज्ञान में विकास होता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, चीज़ें वैसे वैसे बदलती चली जाती। पहले मोबाइल कैसा आता था, अब कैसा आता, पहले कंप्यूटर एक कमरे के बराबर होता था, अब कंप्यूटर छोटे छोटे आने लगे ना। तो तमाम चीज़ें हैं ज्ञान के विकास में जैसे होता है। एनसीईआरटी में भी बहुत सारी संशोधन करने को अब भी बाकी हैं, तो वो धीरे धीरे करेंगे, लेकिन वो वही मानेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा है। आपको वही उत्तर देना है जो एनसीईआरटी में है। तो अब क्या होता है, पहले इसको यू हम लोग पहले से सी शेप बताते थे, लेकिन वो यू शेप मानते थे, लेकिन अब इसको इन्होंने मान लिया है कि हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है डिओडेनम, वो सी शेप होता है। तो इसी सी शेप में हम आपको बताते हैं अपने बच्चों को लक्ष्मण शक्ति जैसा, क्या है, लक्ष्मण शक्ति जैसा एक ऐसे अंग होता है। आपको हम पीछे एलिमेंट्री कैनाल में भी बता चुके थे। तो ये हमारे पास क्या होता है, पूरा इस तरीके से एक लगा रहता है जिसको हम कहते हैं इलॉन्गेटेड, क्या है, इलॉन्गेटेड पोर्शन है। और इस इलॉन्गेटेड पोर्शन में भी इस तरीके से आगे की तरफ बना है। अभी ये उसका भाग है कि पूरा ऐसे जा रही है ग्रंथियाँ। तो यहाँ से ये बना और यहीं से यहाँ पे आई है हमारे पास क्या, डक्ट्स, क्या है, ये डक्ट्स हैं, मतलब ये नलिकाएं जिसमें से चीज़ें क्या हैं, पूरा का पूरा स्राव होके आएगा। पूरा का पूरा स्राव कौन सा, डाइजेस्टिव जूस वाले स्राव को यहीं से ये काट देते हैं। इसको स्फिनेक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, स्फिनेक्टर ऑफ ओडाई कहेंगे। कुल मिला के ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा पैनक्रियाज, क्या हो गया, पैनक्रियाज। इसको हम कलर नहीं करना चाह रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक पोर्शन है और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा भाग। बस आपको ये नली बची रहे, बस क्या है, नलिका जिसको हम कहते हैं, ताकि यहीं पर से वो चीज़ आएगा। चलिए, तो यही हमारा क्या है, पैनक्रियाज है। तो इसका मतलब है आप क्या कहेंगे, अग्नाशय। अग्नाशय होता कहाँ है, सी शेप डिओडेनम में स्थित होता है। ये सी शेप के डिओडेनम से लगी रहती है, तो हम क्या कहेंगे, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है, अटैच्ड विथ, अटैच्ड या सिचुएटेड ना, अटैच्ड बिटवीन लिम्स ऑफ सी शेप्ड, क्या है, लिम्स ऑफ सी शेप्ड। अब वो मान लिए हैं कि सी शेप ही डिओडेनम होती है। देखो यहाँ पे करते हैं सी शेप्ड, गुड, सी शेप्ड डिओडेनम। डिओडेनम ये क्या होता है, डिओडेनम स्मॉल पार्ट का, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक, हमारे पास ये आपको पता चल गया। और क्या होता है, पैनक्रियाज ऐसा होता है, एलोंगेटेड होता है। पैनक्रियाज क्या है, इलोंगेटेड। पैनक्रियाज इज इलोंगेटेड, सीधे लिख दे रहे हैं कि इलोंगेटेड होता है, एक लंबा सा होता है, जिसको कॉमन भाषा में अपनी क्लास में बच्चों को बताते हैं लक्ष्मण शक्ति। पैनक्रियाज इज इलोंगेटेड, क्या है, इलोंगेटेड होता है, मतलब क्या है, एक लंबा सा पोर्शन लगा रहता है। और आपको बता चुके हैं कि इसमें क्या होता है, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन दोनों पोर्शन होता है। ये हमारा क्या है, डिओडेनम है, जो कि सी शेप है। और सी शेप के डिओडेनम में उसके लिम्स, लिम्स का मतलब ये लोअर लिम्स, ये क्या है, अपर लिम्स, उनके बीच में पैनक्रियाज अटैच्ड बिटवीन क्या है, लिम्स ऑफ सी शेप्ड डिओडेनम। और क्या होता है, इलोंगेटेड। पैनक्रियाज इज इलोंगेटेड मतलब एक लंबवत, क्या है, लंबा लंबा क्या होता है, पोर्शन होता है। तो आपको ये बड़ी अच्छे से दिख रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, यहीं पे जहाँ पर अटैच होता है, इसी को हम कहते हैं स्फिनेक्टर ऑफ क्या है, ओडाई। स्फिनेक्टर ऑफ ओडाई, क्या है, स्फिनेक्टर ऑफ ओडाई। तो हम क्या कहते हैं, क्यों, क्योंकि जहाँ पे डिओडेनम में ये हमारे पास खुलता है, यहीं पे हमारे पास क्या है, कॉमन बाइल डक्ट भी इधर ही से आ रहे हैं, लीवर की तरफ से ना, लीवर से कहाँ, गाल ब्लैडर में, और गाल ब्लैडर से क्या है, बाइल पूरा आके यहीं पे साथ में खुलता है। तो यहाँ पे जो ढक्कन होता है, यहाँ पे जो ढक्कन होता है जो उसको रेगुलेट करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्फिनेक्टर ऑफ ओडाई। ठीक, तो यहीं पे खुलता है सारा, चाहे वो
आंत का हो, छोटी आंत का, चाहे वो आप चित्र देखते रहिए, चाहे वो छोटी आंत का हो उसका, चाहे वो गाल ब्लैडर या लीवर से आ रहा हो, चाहे वो पैंक्रियास से आ रहा हो ना, हर चीज़ का सिक्रीशन यहीं पे अंतिम में यहीं पे होता है, उसके आगे सिक्रीशन कहीं होने वाला है नहीं। जो क्रिप्स ऑफ लिबर कोहेन है उसको भी आइए हम देख लेते हैं, क्योंकि अब वो ख़त्म होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं, हमारे पास लास्ट है ग्लैंड्स, क्या है, क्रिप्स ऑफ लिबर कोहेन, क्रिप्स ऑफ लिबर, LIEBER, लिबर कुहन, KUHN। हम आपको बोल चुके हैं कि क्या होता है, बेस ऑफ द बिलाई, ये कहाँ बनता है। ये पहली बात तो क्या होता है, फोल्डिंग होती है ना, फोल्डिंग, एक मिनट भाई लोग, फोल्डिंग ऑफ म्यूकोसल लेयर। ये म्यूकोसल लेयर मतलब जो म्यूकोसा की लेयर है उसका फोल्डिंग होता है, फोल्डिंग ऑफ म्यूकोसल लेयर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की फोल्डिंग है उसी को म्यूकोसल के स्मॉल इंटेस्टाइन की जो फोल्डिंग है वही अंदर कहाँ, लिवर में बनाती है, क्या हमारे पास, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में बनाती है क्रिप्स ऑफ लिबर कोहेन। स्टमक में जो बनाती थी फोल्डिंग उसी को रुजई कहते थे, वो भी म्यूकोसा लेयर ही बनाती थी, इसको भी म्यूकोसा लेयर ही बना रही है, लेकिन यहाँ पे उसको क्या कहेंगे, क्रिप्स ऑफ लिबर कोहेन। और कहाँ पाया जाता है, बेस ऑफ विलाई ना। लिबर कोहेन कहाँ होता है, सिचुएटेड इन ना, स्थित होता है कहाँ, बेस ऑफ विलाई, बेस ऑफ विलाई, विलाई के बेस पे होती है। और ये निकालती क्या है, ये निकालती इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस को हम लोग क्या कहते हैं, सक्कस एंटेराइकस, क्या कहेंगे, सक्कस एंटेराइकस। उसका नाम है SUCCUS, सक्कस एंटेराइकस, याद रखिएगा। सक्कस एंटेराइकस को ही हम लोग कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इसका नाम है क्या, फाइनल जूस, क्या कहेंगे, और इसी का नाम क्या है, फाइनल डाइजेस्टिव जूस। एक तरीके से हम कहें तो आपको पाचन हम बता चुके हैं कि कैसे डाइजेशन होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आपको यहीं पे बता दे रहे हैं। अब एब्जॉर्प्शन बताना है और सीधे सीधे हमको बताना है क्या, डिजीज ऑफ क्या, रिलेटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र से संबंधित या पाचन से संबंधित बीमारियों के बारे में। तो आपके 2 लेक्चर्स और होंगे। देखिए, तो हम कहते हैं कि सक्कस एंटेराइकस क्या होती है, म्यूकोसा लेयर की फोल्डिंग बनती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्रिप्स ऑफ लिबर कोहेन होता कहाँ, बेस ऑफ द विलाई में होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उसी को हम विलाई कहते हैं। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से रहे, और इसी को हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इंटेस्टाइनल जूस को और क्या कहते हैं, सक्कस एंटेराइकस, C भी कर सकते हैं, सक्कस एंटेराइकस। ऐसी को कहते हैं फाइनल डाइजेस्टिव जूस। मतलब क्या है, एकदम फाइनल डाइजेस्टिव जूस। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस किसको कहेंगे, पैनक्रियाटिक जूस को, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। मेरा याद रखिएगा भैया लोग, भूलिएगा मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं ये नीट में, स्पेशली ऐसे ही पूछे जाएंगे। CPMT नहीं होती, अब नीट होती है तो जानते हैं आप कैसे क्वेश्चन होते हैं। CBSE बनाती है, अब तो NDA करने लगे, नेशनल टेस्टेज एजेंसी के द्वारा, तो और भी कॉम्प्लिकेटेड और भी क्या होता है, कंसेप्चुअल चीज़ें बनती हैं। तो प्लीज़ आप जितने भी जो हैं नीट वाले बच्चे हैं वो ज़रूर से ज़रूर 100 टाइम्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, और अच्छे से अच्छे बेस्ट क्वालिटी के आप जो है पूरे कंसेप्ट के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको बताई जाएगी। आपको विथ क्वेश्चन, ये सब जो बोल रहे हैं वो क्वेश्चन ही बोल रहे हैं, आए हुए क्वेश्चन ही हम बोल रहे हैं कि आपसे पूछा जाएगा कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस। हम बोलेंगे कि फाइनल जूस क्या होता है, फाइनल डाइजेस्टिव जूस किसे कहते हैं, तो क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस को ही हम लोग क्या कहते हैं, सक्कस एंटेराइकस कहते हैं। यही हमारे पास क्या होता है, जूस होता है लास्ट वाला। और कहाँ पे आ जाता है, बेस ऑफ विलाई में ये मिलते हैं। तो देखिए बहुत ही डिफरेंस है, से ध्यान देना है कि फाइनल ये है इंटेस्टाइनल जूस, कंप्लीट ना
डाइजेस्टिव जूस कहेंगे तो पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं और इसको फाइनल डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। ये इंड प्रोडक्ट ऑफ पे काम करता है। इंड प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, डाइजेशन वाले पे ये काम करके इंड बना देगा, फिर एब्जॉर्प्शन के लायक भोजन हो जाएगा। और चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और प्लीज़ वीडियो को आप ज़रूर जो है लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव आप हमें ज़रूर बताइए और आपकी जो भी समस्या हो वो हमसे आप शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो को आप बार बार देखिए, जितने माध्यम से अच्छे देखें, बार बार जितना पढ़ेंगे उतना ही आएगा। और प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। किसी भी कोचिंग का, किसी भी प्राइवेट पब्लिशर का, चाहे जितना बड़ा पब्लिशर, कितनी बड़ी कोचिंग हो, वो उनका नोट्स थक्का पढ़ने की ज़रूरत अब नहीं रह गई। जब से एनटीए करवाने लगा है नीट को ना, वो और क्लियर कर दिए हैं कि भैया बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट दीजिए और क्या है एनसीईआरटी पढ़िए। और प्लीज़ अगली वीडियोज़ में जब आप वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के बाद, तो प्लीज़ एनसीईआरटी ज़रूर लेके बैठिए, क्योंकि हम एनसीईआरटी आपको जो है पढ़ के सुनाएंगे और सारी चीज़ें आपको बताएंगे। कल हम जो है नेक्स्ट वाले में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या कि कैसे इन सब चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे और किस तरीके से होता है, कौन सा एक्टिव होता है, कौन सा पैसिव होता है, ये देखेंगे। और सीधे के सीधे क्या देखेंगे, हमारे पास क्या है, पाचन से संबंधित क्या है बीमारियों के बारे में बात करेंगे कि भोजन क्यों नहीं हमको लगता। कुछ लोग खाते खूब हैं, भोजन उनको नहीं लगता है ना, कुछ लोग खाते हैं लेकिन पचता ही नहीं, कुछ लोग का पचता है तो भी नहीं असर करता है। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक जो है आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। और इसको आप हम हट जा रहे हैं ताकि एक बार पूरा क्लियर वीडियो में आ जाए और आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।